हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एनआईयूएस का कोर्स 504 की यूनिट 2 चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 आज हम करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चैप्टर 1 में बेसिकली हमने पढ़ा कि बच्चों को मैथ से इतना ज़्यादा डर क्यों लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो मोस्टली जो बच्चों में पाई जाती है उसमें डिसकैलकुलिया का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिनमें डिस्कैलकुलिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो लास्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि डर क्यों लगता है, हम इस डर को दूर कैसे कर सकते हैं, मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और प्याजे ने ये भी बताया कि किस किस स्टेजेस में हम क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, प्याजे की जो स्टेजेस है हम ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं, पर पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने सिर्फ मैथ्स से रिलेट करा था और मैथ्स की कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, मैथ्स में कौन कौन सी उसके चीज़ें होती हैं जो बच्चा किस एजेस में सीख सकता है, वो हमने बेसिकली डिस्क्राइब करा था। ठीक है, इसके साथ ही हमने रीज़न पढ़े कि बच्चों की क्या क्या स्टेटमेंट होती है कि बच्चे कहते हैं कि मुझे तो मैथ्स को देखते ही डर लगता है, मैथ्स में हमेशा हमें एक ही आंसर फाइंड आउट करना होता है, जो कि बच्चे जो थे अपनी जगह पर ठीक भी थे। ठीक है, लेकिन उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हम बच्चों को इन चीज़ों से दूर कैसे ला सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखो, एज अ टीचर, एज अ वुड बी टीचर, हम लोग होने वाले टीचर हैं और हम टीचर हैं जो बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले हमें टीचर से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि जो भी टर्म्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो खुद को टीचर को क्लियर हो और वो ये क्लास में मेक श्योर कर पाए कि वो किस तरीके से बच्चों को कराए कि बच्चों को ना मैथ्स का फोबिया ना रहे। ठीक है, मैथ्स को जैसे डेली लाइफ से कनेक्ट करना है हमें, और बच्चों को जो प्रॉब्लम्स देनी है, ऐसा नहीं सोचना जो टेक्स्ट बुक दी हुई है हमें बस बच्चों को टेक्स्ट बुक करा देना है। नहीं, टेक्स्ट बुक के अलावा भी हम डेली लाइफ में बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कैसी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। और इसके साथ ही हमने ये जाना कि मतलब मैथ्स क्या होता है, मैथ्स टीचिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं गणित एवं गणितीय शिक्षा, मैथ्स और जो मेंस एजुकेशन है, इसका महत्व क्षेत्र मतलब इसका एरिया क्या है और सार्थकता, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका एरिया है और हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जब भी आप ये एनआईओएस पढ़ोगे ना तो आपको बस ये सारी चीज़ें ना अपने दिमाग में रखनी है कि एज अ टीचर आप इन चीज़ों को बच्चों को कैसे कराओगे। आपको ये दिमाग में नहीं रखना कि आप टीचर हो, आपको टीचर का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे। एज अ टीचर तो आपको करना ही है, बट एज अ टीचर आप बच्चों के लिए वो कैसे कर सकते हो, अगर आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के चलोगे तो चीज़ें जो है ज़्यादा जल्दी क्लियर होगी। क्योंकि एक बच्चे की जो एज ग्रुप होता है, जो जिस एज ग्रुप को आप पढ़ाओगे, वो 6 7 8 9 10 11 साल का होगा। और जो अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं टीचर की 21 22 23 उम्र में, तो बच्चों के होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अप्रॉक्स 25 प्लस भी हो सकता है। तो ये जो एक गैप है ना बीच में, जनरेशन गैप, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारी थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, हम एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोच सकते हैं, बट हम वो चीज़ें बच्चों से अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके चलनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, नेचर ऑफ मैथ्स कैसा होता है, हम जो बच्चों को मैथ एजुकेशन दे रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वास्तविक जीवन में गणित क्या होता है, गणित और ज्ञान की अन्य शाखाएं, क्योंकि आपको पता है गणित सिर्फ एक तो है नहीं, गणित में हमारा बीज गणित आता है, ज्योमेट्री आता है, अलजेब्रा आता है, मेंसुरेशन आता है, काफ़ी गणित जो है वो भी ब्रॉड है। गणित और समस्या समाधान और गणित के सोच की क्षमता हम किस तरीके से बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद हमारी समरी। ठीक है, तो अगर आप इसका भी ये परिचय पढ़ोगे तो परिचय में क्या है, बेसिकली इसमें आपको ये बताया हुआ है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो लेबर हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन, आप दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है आप सब उठा के देख लो, सारे ही लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो अपनी डेली लाइफ में मैथ्स का यूज़ करते हैं, गणित के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखो, अब गणित के सिद्धांत हम बोले कि सब थ्योरम्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रमेय का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा। बट हर बच्चा या हर लोग वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न कभी ना कभी हमें करनी पड़ती है। तो यही क्या होता है, ये मैथ्स का यूज़ होता है, इसी को बोल देते हैं कि हम गणित के सिद्धांतों का यूज़ करते हैं। क्योंकि गणित की जो बेसिक चीज़ें हैं, 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि एक साक्षर व्यक्ति को भी आनी ही चाहिए। साक्षर व्यक्ति की भी डिमांड है कि मतलब उसको ये चारों चीज़ें आए ही आए, वरना उसको हम साक्षर नहीं बोल सकते।
तो इसी तरीके से बोल इसमें बता रखा है कि आपको कहीं ना कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर एक इंसान जो है मैथ्स का यूज़ तो अपनी डेली लाइफ में करता ही है। तो हमारी लाइफ में मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हमारा एक स्कूल का जो करिकुलम है, करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, अगर आप एनसीएफ जाओगे, राष्ट्रीय पाठ्यरेखा रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे जाओगे तो गणित में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गणित है दो मेन तुम्हारे उस पर आधारित है कि सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं और विद्यार्थियों को गणित सीखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे बोलते हैं हमें गणित से डर लगता है, ये वो नहीं, हर बच्चा मैथ सीख सकता है और सबको सीखने की ज़रूरत भी है क्योंकि उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे कि विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षण के क्या लक्ष्य होने चाहिए, कि जो अब हम बच्चों को स्कूल में जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड, अध्यापक विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। ठीक है, फिर है गणित में किस प्रकार के ज्ञान और कौशल का विकास किया जा सकता है और गणित अधिगम की क्या प्रकृति होनी चाहिए। देखिए, आप में से बहुत लोग जिन्होंने कॉमर्स या मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स ली होगी और साइंस ली होगी, जिनके पास मैथ्स होगी तो वो समझ सकते हैं कि जो 11th-12th की मैथ्स है वो 10th की मैथ्स से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जब आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे 11th-12th क्लास में या उसके बाद भी आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, ये जो हम इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हम ये जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इतने सारे चैप्टर हैं, इंटीग्रेशन है, इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वैसे इनका हमारी डेली लाइफ में यूज़ है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह ये सब इनका यूज़ करते हैं, लेकिन एक आम इंसान में हमें नहीं पता चलता कि मतलब इसका क्या यूज़ है। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, इसी तरीके से जो 10th की मैथ्स है, 10th तक की मैथ्स है, उसमें आपको लगता होगा कि हाँ भाई ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है और हम इसको बच्चों को कनेक्ट करवा सकते हैं डेली लाइफ से। 10th तक ऐसा है, तभी जो किसी भी कंपटीशन वगैरह में जो मैथ्स दी जाती है वो 10th तक दी जाती है, क्योंकि 11th-12th की जो मैथ्स है ना वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब वो जो एब्स्ट्रैक्ट वाली मैथ्स है ना, तो वो वही बच्चा कर पाएगा जैसे जिसमें रीजनिंग, जिसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, जो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोच सकता है और जो आगे पीछे तोड़ मरोड़ सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, जो एक रोट लर्निंग मेथड चलता आ रहा है ना 10th में कि ये स्टेप आप कर लो, वो 11th-12th में नहीं चल सकता, ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, बच्चे की ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करनी है। यही रीज़न होता है जिन बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती ना, उनको मैथ्स से डर लगने लगता है, क्योंकि ना तो देखो मैथ्स में कोई पोम्स नहीं होती, कहानियाँ नहीं होती, नंबर होते हैं और एबीसीडी से हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, तो बच्चे इसको रिलेट नहीं कर पाते। तभी यही रीज़न होता है कि जो मैथ्स का रिजल्ट है ना सबसे ज़्यादा खराब आता है, बच्चों की कंपार्टमेंट मैथ्स में सबसे ज़्यादा आती है और फेल भी बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं। तभी 11th-12th में कुछ एक फिक्स कर दिया जाता है कि जो इसके बाद होंगे वही बच्चों को मैथ्स मिलेगी, या फिर कॉमर्स भी लेनी है तो आप विदाउट मैथ्स लो। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम क्या चाहता है कि उनका रिजल्ट ख़राब ना हो। ठीक है, रिजल्ट ख़राब ना हो, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना बने, तो ये चीज़ें उन्होंने करी हुई हैं। लेकिन एज अ टीचर है, एज अ क्लासरूम में जब हम जा रहे हैं तब हमारा काम क्या है कि हमें उन बच्चों को सिखाना है, हमें उन बच्चों को डेवलप करना है, उनकी जो स्किल है, जो नॉलेज है, उस लेवल तक लेकर के जाना है कि बच्चे वहाँ तक पहुँच सकें। तो वही सारे इसमें जो है आपके और लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि मैथ्स क्या है, इसको डेली लाइफ से कैसे जोड़ना है, सारी चीज़ें हम अलग कैसे करें। ठीक है, अब है यहाँ पे, अब क्या है, एक अध्यापक के रूप में आप सबको गणित पढ़ाने का अनुभव है। देखो, जिसकी नौकरी लग गई है, केवीएस में वर्किंग हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, तो आपने कभी ना कभी मैथ्स पढ़ाई होगी। और जिन बच्चों की नौकरी अभी नहीं लगी है, वो अभी डीएलएड प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएलएड के बाद तो आप लोग भी जब अपनी एसईपी पे गए होगे स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में, तब आपने बच्चों को क्लासरूम में मैथ्स पढ़ाई होगी। ठीक है, तो अभी क्या है, तब आपने महसूस किया होगा कि ये मैथ्स जो है कितना इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे यस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब इसमें बोला है कि क्यों, तो यहाँ पे आपको कुछ रीज़न दिए हुए हैं। गणित तार्किक है, तो मैथ्स इज लॉजिकल, मैथ्स को तर्क की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है कि हाँ ये लॉजिकल रीजनिंग इसमें हमें चाहिए होती है मैथ्स में। तो CG हेम्पल ने क्या बोला है कि जो गणित के सभी अवयव होते हैं, मतलब अंक गणित, बीज गणित और विश्लेषण को तर्क की अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। मतलब सबके लिए हमें रीज़न चाहिए। 2+2=4 होता है, तो क्यों होता है 4, सबके लिए एक रीज़न है। गणित के सभी प्रमेयों को इन परिभाषाओं से निगमित किया जा सकता है। ऑब्वियसली देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, जो गणित की प्रमेय ना पूरी दुनिया पर करेक्ट बैठनी चाहिए। अगर उसका एक भी एक्सेप्शनल केस आ जाता है ना, तो वो प्रमेय प्रमेय नहीं कहलाती। मान लीजिए जैसे हमने एक पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बहुत फेमस होती है हमारे बीच में।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये हर एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ठीक बैठ रही है तो ही इस प्रमेय को माना जाएगा, अदरवाइज इसका एक भी एक्सेप्शनल केस आ जाता है ना कि उसका स्क्वायर इन दोनों के प्लस के स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो ये प्रमेय नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो या हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए आप अलंकार पढ़ते हो, ठीक है, हम उसकी पहचान भी पढ़ लेते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये इसके अपवाद हैं। अपवाद हैं जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है। अब इसको हम सोचते हैं कि ये तो यमक अलंकार है, लेकिन रूपक अलंकार निकलता है, तो ये क्या, ये अपवाद है। तो ये जो अपवाद वाली चीज़ है ना, ये मैथ्स में नहीं मिलेंगी आपको, ये मैथ्स में नहीं चलती, ये एक्सेप्शनल केसेस आपको मैथ्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैथ्स को क्या है, इसको सत्यता को तर्क के आधार द्वारा स्थापित करता है और गणितीय कथनों का प्रमाण स्वीकृत नियमों, परिभाषाओं और अभिधारणा का उपयोग करके क्रमिक तार्किक पक्षों से बना होता है। अब इन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है कि दो इवन नंबर का जो सम होता है वो एक इवन नंबर ही होता है। दो सम संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या को उत्पन्न करता है। तो आप जितने भी इवन नंबर ले लो, कितने भी इवन नंबर ले लो, उसका सम इवन ही आएगा। ये तो हमें पता ही है, पर अब इनका ये एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, तो ये हर एक नंबर पर फिट बैठेगी। आप चाहे करके देखो, आपको मिलेगा। ठीक है। इसका कोई भी एक्सेप्शनल केस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी क्या, अब इसमें एग्जाम्पल ये बच्चों को करवाने के लिए चाहे तो आप भी कर सकते हो। उन्होंने इतनी सारी नंबर लेके देखे हैं और इसमें सबको सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ भाई सबका आंसर जो है इवन ही आ रहा है। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्या है, गणित चिन्हात्मक है। ऑब्वियसली देखो, अब हम लगाएंगे नहीं, जैसे 20, अब मैं 20 फिर नीचे 20 लिख दूँ, अब मुझे क्या पता कि मुझे प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है मुझे। तो गणित चिन्हात्मक है। जो सिंबल का यूज़ हम गणित में करते ही करते हैं, बिना सिंबल के तो हम मैथ्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इक्वल टू साइन है, प्लस माइनस हमें करने होते हैं, फॉर्मूले लिखने होते हैं, कितने सारे सिंबल हैं। इवन जो हमारे अल्फा बीटा गामा सबको साइन से हम डोनेट करते हैं, सिग्मा का साइन होता है, तो बिना मैथ्स साइन के तो देखो हो ही नहीं सकती। तो गणित की एक हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अच्छी बात है। इसी वजह से मे भी बच्चों को थोड़ा बहुत इसको भी रिलेट करने में ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये चीज़ें उनको हिंदी इंग्लिश में देखने के लिए नहीं मिलती। तो इसमें क्या होता है, जैसे 200 को जब 10 से गुणा किया जाता है तो 2000 प्राप्त होता है। तो हमें इसे कैसे दिखाना है, हम गुणा भी करके दिखाएंगे और बराबर के लिए प्राप्त करने के लिए हम बराबर भी हमेशा लगाते ही हैं, ये आपको पता होगा। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर है, क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें साइन का यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद होता है गणित सटीक है। गणित सटीक है क्या मतलब कि इसमें आप किसी भी चीज़ का एक ही आंसर निकाल सकते हो। अभी आप बोलोगे जो रूट वाले होते हैं, जो रूट के बाहर आते हैं, उनके तो 2 आंसर होते हैं। तो ठीक है, वो भी देखो, मान लीजिए √25 है, आप उसको बाहर निकालोगे, +5 होगा, -5 होगा। तो ये क्या है, इसकी परिशुद्धता और सुस्पष्टता है। मीन्स कि आपको 2 ही तो आंसर मिल रहे हैं, साइन का डिफरेंस है। अगर मैं बोल देती ना अभी कि एक का आंसर है, तो मतलब मे बी यहाँ पे कॉन्ट्रा हो जाता, बट यहाँ पे देखो आंसर सेम है 5। आप इसके अलावा 5.1 या 4.9 नहीं कर सकते, आप इसका 7 नहीं निकाल सकते, 9 नहीं निकाल सकते, या आप किस भी तरीके से कैलकुलेशन कर लो, √25 = ±5 ही होगा। ठीक है। तो इसमें यही बताना चाह रहा है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी है कि सटीकता का अर्थ होता है परिशुद्धता। परिशुद्धता मीन्स कि इतना ही है परिशुद्धता, और सुस्पष्टता। सुस्पष्टता मतलब कि ये आंसर है तो यही होगा, ये इसकी स्पष्टता है, और परिशुद्धता मतलब इतना ही आंसर होगा। और परिशुद्धता में पॉइंट के आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे 5.333 है तो वो इतना ही है, मतलब आगे तक हम इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ तो कुछ इतना खास नहीं है। अब इसमें शंकु का बोला हुआ है, ठीक है, जो कोण ले लिया आपने, आपको पता है कि कोण की क्या है परिभाषा, आपको बहुत अच्छे से पता है डेफिनेशन, कोण क्या होता है। ठीक है। अब आपको एक 3D डायमेंशनल शेप होती है ये, अगर मैं आपको अलग अलग शेप दे दूँ, रेक्टेंगल दे दूँ, ओवल दे दूँ, तो आप पहचान लोगे कि शंकु कौन सी है, क्योंकि आपको पता है कि कोण किस तरीके का होता है। सिंपल, ये जो एग्जाम्पल था इसमें इस तरीके से दिया हुआ था। ठीक है। अब नीचे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ना थोड़ा हाईलाइट कर लिया करो, मैं भी कर देती हूँ। जैसे ये जो सीजे क्रेसर के अनुसार, ठीक है, सीजे क्रेसर के अनुसार गणितीय विचार की विशेषता निष्कर्ष में निष्ठा, शुद्धता, अवधारणा और लक्षणों के कारण है, जो सटीकता, पूर्णता और पैनापन से संबंध रखती है। ये मैं इसलिए हाईलाइट करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि पेपर में ना आ जाता है, मतलब ये डेफिनेशन किसने दी, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो अगर हमने इसको पढ़ रखा होगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे, या फिर इनके अनुसार क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी अलग करके दे सकते हैं। तो सीजे क्रेसर, अब सीजे क्रेसर है तो क्रेसर ने, मान लो देखो इनके नाम में भी 3 चीज़ें हैं, सीजे क्रेसर, तो इनकी डेफिनेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे गणित विचार की विशेषता, निष्कर्ष में निश्चितता होनी चाहिए, निश्चितता,
शुद्धता होनी चाहिए, अवधारणाओं के लक्षणों के कारण है, जो सटीकता होती है, पूर्णता और पैनापन से संबंध रखती है। ठीक है, इसमें अभी आपको ना इतनी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं मिलेंगी 504 और 505 में, लेकिन 506 और 507 में ना भर भर के डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पढ़ने में थोड़ी सी याद रखने में दिक्कत रहती है। बाकी यहाँ पे ये आप याद रखना। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक अध्यापक के रूप में गणित पढ़ाते समय आपको ये देखना है कि आपको बच्चों में डेवलप क्या करना है। सबसे पहले तो आपका ध्यान ही उनको रिटेंशन, उनका ध्यान ही आपकी तरफ अटेंशन लेना होगा, क्योंकि जब आप क्लास में जाओगे कोई बच्चा सो रहा होगा, कोई शोर मचा रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा, कोई लंच करने के लिए बोल रहा होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उनका ध्यान अपनी तरफ इंटरेस्ट लेना होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, बच्चों में जो से भी तर्क शक्ति, सोच और मूल्यांकन करने की योग्यताओं को विकसित करने में सहायता करता है कि बच्चे किस तरीके से रीजनिंग करें, इवैल्यूएशन करें, सोच करें। वो तो आप अपनी जब क्लास में आपकी जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, रीजनिंग कैसे डेवलप करना है, कैसे क्वेश्चन देने, इवैल्यूएशन कैसे करोगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको बोला हुआ है कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में बच्चा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर या जितना भी उसने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर बना के लिख सकता है। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर चीज़ें पता है, बच्चा तो ही मैथ्स के सम कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न होते हैं कि अब जैसे कि अब एसएसटी का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे को, बच्चा उसमें अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस करेगा, लेकिन मैथ्स में बच्चा कैसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, बच्चा क्या बताएगा, 2 और 2 4 होते हैं, बट तो इसमें क्या फीलिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों की थॉट्स को और एक्सप्रेशन को इसमें कोई प्लेस नहीं है मैथ्स में। तो अभी क्या होता है कि बच्चा जब क्वेश्चन करने बैठता है या वो जब जो सीखता है तो वो ये सीखता है कि हम जो हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कैसे सॉल्व करें और उनको कैसे हम सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम बच्चों को डेली डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे ना, तो बच्चों को ये गुण, उनकी जो हैबिट है उसमें अपने आप ही इनहेबिटेट हो जाएगा और बच्चा सीखने लगेगा धीरे धीरे। जैसे कि आप आए हो, आपका मैथ्स का पीरियड है, क्योंकि पीरियड्स में बटे होते हैं हमारा पूरा लेसन दिन, तो आप बच्चों को सोचो कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। मैंने आपको 500 रुपये दिए, आपने 300 रुपीज़ खर्च कर दिया, अब आपको 10 रुपये अपने फ्रेंड को देने हैं, 20 रुपये इसको देने हैं, फिर आपके पास कितने बचे। कुछ इस तरीके की क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बच्चों के सामने हम रखें एक एक दो दो करके डेली बेसिस पर, तो धीरे धीरे बच्चों का गुण बन जाता है। बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब इसके लिए क्या है, ना तो देखिए आपने उनको कोई ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख के दिया, ना तो आपने उनको कोई साइन का यूज़ करने के लिए दिया, बच्चों को बस एक विचार दे दिया और बच्चे उस विचार के पीछे भाग रहे हैं और बच्चे उस विचार का आंसर निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश में बच्चे सोचेंगे, लेकिन मैथ्स में क्या है, बच्चे इसमें भी सोच रहे हैं, इसमें भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चों को एक आंसर निकालना है, प्रॉपर एक उत्तर लेकर के आना है। जबकि हिंदी इंग्लिश में सबके आंसर अलग अलग चल सकते हैं, लेकिन मैथ्स में वही सही होगा ना जिसका आंसर ठीक होगा। तो एक विचार के पीछे पड़ के इस तरीके से बच्चों में हम ये हैबिट इनहैबिटेट कर सकते हैं। गणित संरचनाओं का अध्ययन है। संरचना का क्या अर्थ होता है, क्रमबद्धता, संगठन, विन्यास, सुव्यवस्थित रूप या तंत्र या निकाय। संरचना मतलब एक संरचना होती है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर। तो गणित जो है ना पूरा स्ट्रक्चर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कहीं से कुछ भी है, नहीं। जैसे आपको पता होगा जब बच्चा क्लास में जाता है तो हम पहले उसे प्री कॉन्सेप्ट नंबर सिखाते हैं, नंबर उसे पहले जो सिखाया जाता है, फिर हम नंबर सिखाते हैं, फिर हम टेबल सिखाते हैं, फिर हम बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सिखाते हैं। तो अभी ये क्या है, कि स्ट्रक्चर है ना। ऐसा तो नहीं होता भैया बच्चा फर्स्ट क्लास में आया हो आज तो चलो हम तुम्हें डिवाइड सिखाते हैं, डिवीजन सिखाएंगे, ऐसे नहीं होता। और एज अ टीचर ही हमें भी पता होता है कि बच्चा ये भी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा जो सिलेबस है वो भी स्ट्रक्चर है। बच्चों को जो फ्रैक्शन होता है, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं और जो इंटीजर्स होते हैं, वो बच्चों को 6 क्लास से इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, क्योंकि 6 क्लास में जब बच्चा आता है वो 11-12 साल का हो जाता है, होने लगता है, तो उसकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो अपने आप ही डेवलप हो जाती है। पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आप देखो, तब बच्चा वो चीज़ें सीख सकता है। तो मैथ्स यही है कि ये ना एक पूरा सुव्यवस्थित है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। अब ये पूरा सर्कल कवर करता है होल नंबर W, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। फिर आ जाते हैं पूर्णांक, जो हमारे प्लस माइनस दोनों में होते हैं, तो इस वजह Z वो हो गया। और Q हो गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो अपॉन में होती है P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस माइनस में भी आ जाती हैं। तो ये इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि पूरी एक स्ट्रक्चर है। पहले हमें बच्चे को नेचुरल नंबर सिखाने हैं, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स और फिर रैशनल नंबर। 9th क्लास में जाके टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है और ये एक तरीके का पूरा श्रेणी है, मतलब इसी के ऐसे ही हमें चलाना है। ठीक है, फिर क्या है, गणित अमूर्तता की ओर लक्ष्य करता है।
अब देखिए मूर्त क्या होता है, मूर्त जब हम बच्चों को कुछ भी चीज़ें ला करके वो चीज़ें दिखा सकते हैं। अमूर्त जिसमें बच्चे देख नहीं सकते, सोच सकते हैं उसके बारे में बस कुछ, तो ऑब्वियसली मैथ्स में तो ऐसा कुछ बहुत होता है। अब इसमें महेश जी थे, टीचर है, उन्होंने क्या करा, अपनी क्लास में 2 आकृति बनाई है, एक स्त्री की एक पुरुष की। ठीक है। और उन्होंने क्या करा, कुछ को आकृतियों को समूह से बाहर रखा और बच्चों को बोला कि आप इनको पूरा करें। बच्चों ने पूरा कर दिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने कैसे करा, मतलब कौन किसको रख पाया, लड़की के साथ लड़का रख पाया, लड़के के साथ लड़का रख पाए। तो यही था कि देखिए कुछ गुण होते हैं लड़कियों के, जैसे बाल बड़े होना या नीचे फ्रॉक टाइप बनाई जाती है, और लड़कों को सीधा पैर बनाया जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये करवाया। तो बच्चों ने क्या करा, ये सोचा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। ठीक है। 30 वर्ष पूर्व उनकी आयु उनके पुत्र की चौगुनी थी। पिता की आयु क्या है, तो इसमें हमें देखो इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। हम इसको अब कहाँ से ला के दिखाएं, पिता पुत्र लाएं, और ज़रूरी थोड़ी पिता पुत्र ले भी आए तो उनकी आयु में सेम डिफरेंस हो, कुछ अलग भी तो हो सकता है। तो इसी तरीके से एक बार प्रसिद्ध गणितज्ञ एल बियर्स ने कहा था कि गणित की शक्ति अमूर्तता है, लेकिन अमूर्तता तभी उपयोगी है जब ये बड़ी संख्या में विशेष स्थितियों को शामिल करता है। ठीक है। एल बियर्स है, नाम भी छोटा है, डेफिनेशन भी छोटी है, 2 लाइनें हैं स्टेटमेंट में, और 2 ही नाम में है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं कि गणित शिक्षण का महत्व क्या है। अब देखिए जो हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं उस एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए ये तो सबको पता है कि जो गणित का महत्व है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों में है। ठीक है, कि जो मैथ्स है वो सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि विचार की सुस्पष्टता और अभिग्रतों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन रहना गणितीय उद्यम का केंद्र है। मतलब क्या है, जो विचारों की जो हमारी सुस्पष्टता और अभिग्रहित क्या होते हैं, जो मतलब एक जैसे कि पढ़ा होगा आपने, परमेय होती हैं, थ्योरम जिसे हम कहते हैं, और अभिग्रहित होते हैं। 9th क्लास का 5th चैप्टर है ना अभिग्रहित, जो मतलब बड़े लेवल पर सॉल्व की जा चुकी है और अभी भी उनमें हम कंटिन्यूस लगे हुए हैं उनको प्रूफ करने में। तो यही चीज़ें हैं जो मैथ्स में हमें आगे तक कोशिश करने के लिए लगाए रखती हैं। और जैसे कि सोचने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो गणित में है सोचने की विधि विद्यार्थी सीखते हैं कि सोचने की विधि क्या है, कि किस तरीके से सोचा जाए। काफ़ी तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन किस तरीके से सोचा जाए ये बच्चों को मैथ सिखाता है। ये एक योग्यता है जो अमूर्तनों को समझने और गणने तथा समस्याओं को तर्कपूर्ण विवेचन के द्वारा हल करने में सहायता करती है। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वास्तविक जीवन में परिस्थितियों में बच्चे गणित का कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि बच्चे जो हैं जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो खेलते हैं। तो फुटबॉल टीम के कप्तान अपने टीम के खिलाड़ियों को एक निश्चित क्रम में खड़ी करते हैं, जैसे 5 एक जगह रहेंगे, 3 एक जगह, 2 एक जगह, या 4+3+3 इस तरीके से। तो यहाँ पे भी तो देखिए मैथ्स का यूज़ हो ही रहा है ना, कहाँ पे कौन है कितना है। कबड्डी में, खो खो में कितने प्लेयर्स होंगे, कि कौन कहाँ क्या करेगा, कितनी दूरी पर बैठना है, कितनी दूरी पर खड़ा होना है, कब भागना है। तो ये सब क्या है, ये मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं बच्चे अपने डेली लाइफ सिचुएशन में। ठीक है। इसी तरीके से हम किसान की तरह सोच लें। किसान जब योजना बनाता है तो ज़मीन का क्षेत्रफल देखता है कि ये ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, तो उसके हिसाब से उसको कितनी फसल लगानी है, कितनी बीज की मात्रा होनी चाहिए, कितने कीटनाशक की आवश्यकता है, कितने मजदूर लगेंगे, कृषि में कितनी लागत लगेगी। अभी ये क्या कर रहा है किसान, भाई मैथ्स का यूज़ कर रहा है डेली लाइफ में। अभी इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ एक ज़्यादा खास अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, इसको छोड़ भी दोगे तो चलेगा। ठीक है। अब देखिए गणित और ज्ञान की अन्य शाखाएं। पहली बात तो गणित की खुद की अपनी अन्य शाखाएं हैं, बीजगणित, अंकगणित, बट हम इसमें ना पढ़ करके जो हमारे और अदर सब्जेक्ट हैं, जो और अदर हमारी शाखाएं हैं, हम वो पढ़ेंगे। जैसे जो सब्जेक्ट इंटीग्रेशन जिसे हम एक वर्ड बोला जाता है ना, बच्चों को अभी भी हम बोलते हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कराओ, बच्चों को अलग सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके पढ़ाओ। अगर एक जना सिर्फ एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो एसएसटी नहीं पढ़ाएगा, बाकी सबसे भी रिलेट कराओ। तो सेम ऐसी है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैथ्स है उसका बच्चों की और सबकी डेली लाइफ के साथ साथ जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या यूज़फुल है। ठीक है, वो कैसे उनमें है। अब जैसे गणित और साहित्य, अब ये जो मैंने पढ़ा था मैं भी बिल्कुल इससे अग्री कर रही थी कि हाँ बिल्कुल बात ठीक है। देखिए बहुत लोग भाषा और साहित्य की प्रगति को गणित की प्रगति से बिल्कुल विपरीत मानते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो हम कितनी सारी जीवनी पढ़ते हैं, लेखनी पढ़ते हैं, हम जो पत्र पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं। तो उसका मैथ से क्या लेना देना, मैं भी वही सोच रही थी, बट यहाँ से मुझे वो आंसर मिला।
वह मानते हैं कि भाषा भावनाओं, एहसासों और भावावेश की व्यवस्था करने का साधन है, जबकि गणित भावनाओं, भावावेश से रहित है तथा सटीक गणितीय तर्कों, वस्तु परक से भरपूर है और इसका साहित्य में कोई स्थान नहीं है। परंतु शेक्सपियर के शब्दों में, याद कर लेना, बहुत छोटी और अच्छी सी डेफिनेशन है, परंतु शेक्सपियर के शब्दों में संक्षिप्तता ज्ञान की आत्मा है। संक्षिप्त और सटीक अभिव्यक्ति बुद्धिमत्ता की निशानी समझा जाता है। कम शब्दों के साथ यदि आप अधिक अभिव्यक्त कर सकते हैं तो आप अधिक संतुलित और ध्यान केंद्रित, अर्थपूर्ण ढंग से संप्रेषण करने की योग्यता रखते हैं और वापस में ये वास्तव में यही गणितीय तर्क है। ठीक है, जैसे कि अब यहीं पे था कि अगर आपको पेपर में दी जाती है लिमिट कि अपने शब्दों को, अपने उत्तर को 600 शब्दों में लिखो, 1000 शब्दों में लिखो, 500 शब्दों में लिखो, तो यही क्या है, ये लिमिट दे रहे हैं आपको, और यही क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। यहीं पे प्रारंभिक अवस्था में भाषा सीखते समय बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अधिक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर आप उनके शब्दों के ज्ञान प्राप्ति के अवसर को सुनिश्चित करें और प्राथमिक स्तर के कक्षाओं की समाप्ति पर उनके पास लगभग 5000 शब्दों का भंडार होना चाहिए। अर्जित शब्दावली की सतत आंकलन करने के लिए आपको वस्तुनिष्ठ विधि का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। कविता लिखते समय लाइनों की लंबाई का विशेष ध्यान करके चुनाव किया जाता है और पूरी कविता लिखने के दौरान इस रूप से इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है कि ये कविता के लय और भाव को कायम रखता है और अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इन सब में गणित व्याप्त है और साहित्य के भाव और संरचना को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा साहित्य से। मैथ्स में और साइंस में क्या है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, साइंस और मैथ्स, क्योंकि साइंस की जो एक है फिजिक्स, उसमें तो कितना मैथ्स का यूज़ होता है। इवन चैप्टर भी सेम था, वो डेरिवेटिव नहीं, वेक्टर वाली चीज़ें जो बच्चे 12th में सीखते हैं, 11th 12th में, वो साइंस में भी रहती है कॉमन। तो मैथ्स और साइंस को तो हम आराम से कर सकते हैं। अब जैसे साइंस में 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, कब पानी ठंडा होता है, बर्फ़ कब जमती है, इसमें क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में हम मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। और किसी की दिल की धड़कन प्रति मिनट कितनी है, जानवरों की कितनी है, तो ये सब क्या है, साइंस में हम मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो बच्चे बहुत इजीली आराम से रिलेट कर सकते हैं। बीपी कितना है, बुखार कितना है, ये सब किस में मेज़र करते हैं, मैथ्स में। पे हमारा गणित और पर्यावरण अध्ययन, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें मात्रात्मक विवरण चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट, जहाँ पे हम चीज़ें मेजरमेंट कर लें, और जहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे वो क्या है, वो मैथ्स है। अब जैसे हमारा विद्यालय परिसर है, अब इसमें बगीचा है, बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है, भाई पेड़ पौधे कितने लगाने हैं, अच्छा बच्चों को प्राइज़ बांटना है तो बच्चों को प्राइज़ कितने बांटने हैं, बच्चे किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा बगीचे में काम करा उनको सर्टिफिकेट देते हैं, कितने सर्टिफिकेट देने हैं, अच्छा कूड़ा है, इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, हमें कितने डस्टबिन चाहिए, कितने लगाने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। ये देखिए, संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए भोजन के विभिन्न अवयवों के अनुपात होना चाहिए। व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर गणितीय रूप से अभिकलन किया जाता है। यदि एक बच्चे का वजन कम है और जल्दी ही संक्रमण से ग्रसित हो जाता है तो उसकी खुराक में विटामिन प्रोटीनों की मात्रा बढ़ाती जाती है और वृद्धि की मात्रा इन तत्वों की कमी के अंश पर निर्भर करता है। इस प्रकार एक मोटे बच्चे को कम हाई कार्बोहाइड्रेट और कम वसा वाले भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे उसके भोजन विशेषज्ञ के द्वारा अभिकलन किया जाना है। अब नेक्स्ट है हमारा गणित और भूगोल। तो भूगोल भी जो ज्योग्राफी है हमारा, अब जैसे कि हिमालय की हाइट कितनी है, माउंटेन्स की हाइट कितनी है, सब हम मैथ्स में मेज़र कर रहे हैं, नंबर्स में। कहाँ कितनी बारिश हो रही है, कौन कितनी ऊंचाई पर है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, अक्षांश कितना है, किसी एक पर्टिकुलर देश का अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, टाइम जोन कितना है, ये सारी चीज़ें जो भी ज्योग्राफी में है वो तो देखो मैथ से रिलेटेड होती ही होती हैं। मैथ और ज्योग्राफी को तो कभी भी कैसे भी अलग नहीं किया जा सकता। ग्राफ पे दिखाना है तो ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, नंबर्स के थ्रू दिखाएंगे, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। गणित और इतिहास, इतिहास में कब क्या हुआ था, बाबर कब मरा था, हुमायूं कब राजा बना था, मुगल काल कब शुरू हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब तक है, सारी हिस्ट्री में पानीपत की लड़ाई कब हुई, ये वाली लड़ाई कब हुई, सब चीज़ें हम किस में मेज़र करते हैं, मैथ में। मैथ से हम इनको याद करते हैं। तो गणित और मैथ्स इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारी गणित और कला शिक्षा। ठीक है, कला, ड्राइंग, आर्ट। तो अब देखिए, संगीत कला, नाट्य कला और नृत्य कला, दृश्य एवं श्रव्य कला में गणित एक महत्वपूर्ण योगदान है। दृश्य कला जैसे पेंटिंग, रेखाचित्र, मूर्ति कला में अनुपात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए सिर, धड़, हाथ और पैरों के मध्य समानुपात बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा कलाकृति विकृत नजर आएगी।
कलात्मकता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक कलाकार या मूर्तिकार को मूर्ति बनाने या पेंट करने से पहले रेखाकृति तैयार करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भाई जो तुम मूर्ति या पेंट करना चाह रहे हो सही अनुपात में हो। और अनुपात वर्ड आ गया जहाँ पे रेशियो लेनी है आपको, वहाँ क्या हो गया, मैथ्स। भले ही थोड़ा सा काम है यहाँ पे मैथ्स का, बट स्टिल है। क्ले मॉडलिंग करनी है तो कितनी मिट्टी चाहिए, कैसे चाहिए, सही अनुपात में सारी चीज़ें लेनी है। संगीत में ताल जो होते हैं हमारे, एक क्रम दूरी निश्चित कर ली जाती है। जो भी हाथ से बजाने वाले होते हैं निश्चित क्रम और दूरी में बजाया जाता है। दो लगातार नोट के बीच में कितना टाइम होना चाहिए, लय और तान को कैसे हम गिन करके एहसास दिलाते हैं कि बच्चे इसको खेलें। तो मतलब हर तरीके से आपको मैथ्स की ज़रूरत तो पड़ती है। अगर आप एक सफल कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको कला के प्रकृति और उससे जुड़े गणितीय सिद्धांतों के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से समझना होगा। ठीक है, बिना मैथ्स करे आप कलाकार भी नहीं बन सकते। और अब गणित और शारीरिक शिक्षा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, ये भी आपको पता ही है। जहाँ कहीं भी आप क्रमबद्धता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक शिक्षा ही इसका एक अच्छा उदाहरण है। चाहे ड्रिल हो, योगा हो, एरोबिक व्यायाम हो, तो आप संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी खेल खेलते हैं या प्रत्येक खेल स्पर्धा की रणनीति बनाते हैं तो उसमें गणितीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अब इसे हम कोच और ट्रेनर भी खेलते हैं। ठीक है, अब है हमारा मैथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ क्वेश्चन उठाओगे ना, इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ इस एक पैराग्राफ में से, और आपको वो PYQ देखने हैं तो आप आज ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो सारे NDMC DOE वाले जितने भी पेपर हुए थे वो डाल दिए ग्रुप में, आप लोग वहाँ से देख लेना। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें क्या है, NJ फाइन के अनुसार मैथ्स क्या है, एक समस्या है जिसे हम बच्चों के सामने देते हैं। ठीक है, और एक जो बच्चा है वो युद्ध के द्वारा अज्ञात को जीतने के पश्चात पहुंचता है। एक प्रॉब्लम हमने बच्चों को दे दी, अब बच्चा जो है उसको चाहे पता नहीं वो चीज़ पता है या नहीं पता, बट वो उसको विजयी करने की कोशिश करता है, उसका आंसर निकालने की कोशिश करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया था जॉर्ज पोलिया की बुक क्या थी, तो मैथमेटिकल डिस्कवरी है, याद रखना। जॉर्ज पोलिया ने कौन सी बुक लिखी थी, तो मैथमेटिकल डिस्कवरी, यही क्वेश्चन आया था। और ये जो थी AJ फाइन के अनुसार इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो जॉर्ज पोलिया ने अपनी किताब मैथमेटिकल डिस्कवरी में इस तरीके से लिखा था। अब उसके अंदर क्या आया था ये तो नहीं आया था, बट हो सकता है कि अभी आ जाए, बट मैथमेटिकल डिस्कवरी आपको याद रखनी है, जॉर्ज पोलिया की है। जॉर्ज पोलिया में 2 वर्ड है, मैथमेटिकल डिस्कवरी में भी 2 वर्ड है, जॉर्ज पोलिया मैथमेटिकल डिस्कवरी। ठीक है, तो ईजी रहेगा हमें याद करने के लिए। अब हम बच्चों को, इन्होंने मतलब इस बुक में बेसिकली ये बताया कि बच्चों को कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी कर सकते हैं। लेट्स सपोज, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में ये भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, जैसे मोहन ने टॉफ़ी के 8 डिब्बे और गौरी ने 3 डिब्बे बेचे। गौरी कितने डिब्बे बेचे ताकि वह मोहन के बराबर डिब्बे बेच सके। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अब बच्चा उसको ढूंढेगा, और जो बच्चे की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके सामने उसमें प्रॉब्लम है, अब बच्चे को उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, जो समस्या समाधान वाली चीज़ होती है कि बच्चे, जो प्रॉब्लम होनी चाहिए सबसे पहले वो अमूर्त होनी चाहिए। फिर क्या होता है, जो सेकंड क्या है, इसमें बच्चे को सोचने का, विचार करने का मौका मिले। फिर तीसरी चीज़ होता है, एक उत्तर होने के बजाय कई संभावित उत्तर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को उन उत्तरों को खोजने के लिए आज्ञा दी जानी चाहिए कि आप सारे आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें क्या होती है कि समस्या में सूचनाओं का विश्लेषण और संयोजन करने की आवश्यकता होती है। कठिन समस्याएं जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायता करती है। ऑब्वियसली ये तो चीज़ें हम भी नोटिस करते हैं, है ना। अब प्रक्रिया जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना, एस्टिमेशन वैल्यू करना, कंपैरिजन करना, प्रतिरूपों को कॉपी करना, चेक करना, और जो एरर करके ठीक करना, जो हमारे डेटाज हैं, जो हमारी वस्तुओं का वर्गीकरण करके उचित रणनीति का उपयोग समस्या समाधान में शामिल होता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा गणितीय सोच की योग्यता। जो हमारी मैथमेटिकल थिंकिंग होती है इसकी योग्यता क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, कि हम कैसे, क्या इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। अब देखिए बेसिकली 2 टर्म है, लघुत्तम और महत्वपूर्ण संपारवर्त्य। SCM और LCM के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए हमने 2 नंबर यहाँ पे ले रखे हैं, नंबर पेयर ले रखे हैं 4 6, तो HCF तो इसका 2 आएगा और LCM 12 आएगा, हम सबको पता है। इसी तरीके से 3 8 है तो LCM कितना आएगा 24, HCF कितना आएगा 1। अब यहाँ पे हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप बताओ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, या आप कोई पैटर्न, किसी प्रतिरूप का अवलोकन कर रहे हो, किसी आप यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, या आप कोई नियम बना रहे हो। तो क्या नियम है,
क्या एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है, क्या दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं के बराबर या कम होता है। इस तरीके से हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बच्चों को आंसर नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों के, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि बच्चे जो मैथमेटिकल थिंकिंग है ना वो उनकी डेवलप हो जाए और वो यहाँ से सोच सके। अब क्या है, अगर आप लोग देखो इस चार्ट को अच्छे से देखोगे, आप लोग भी देख लो। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ पे एचसीएफ छोटा है, एलसीएम बड़ा है। अगले में सिर्फ एचसीएफ एक ही है क्योंकि देखिए 3 और 8 है, कुछ कॉमन है ही नहीं। एलसीएम आपका 24 आ गया। यहाँ पे देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है और नेक्स्ट में सीएम 1 एंड 21 है। तो अब जब आपने चार्ट को अवलोकन करा तो आपको क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला, दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं है वैसे भी। अब दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 और उनका एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे 3:8 24 सॉरी, 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24, इनका मल्टीप्लीकेशन 8 3 24 और 3 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, वो होगा 1। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं। तो हमने सीखा है नंबर ऑफ दो नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो अभी अब आपको ये उत्सुक होंगे कि 3 नियम विभिन्न संख्याओं पर भी लागू होते हैं, तो ये दुनिया की सारे नंबर पर लागू होते हैं। ठीक है, अब इसका कैसे करते हैं, एक क्या सोच कैसे बच्चों में डेवलप होते हैं, विशेषीकरण। जैसे एक हमने पर्टिकुलर बच्चे को चार्ट दे दिया, बच्चा उसका विशेषीकरण कर रहा है, फिर उसके बाद बच्चे ने क्या लगाया, अनुमान लगाना शुरू कर रहा है, सामान्यकरण करना है, अच्छा ऐसे होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। फिर होता है सिद्ध किया या अस्वीकृत। मान लीजिए बच्चे ना हर नंबर पे करा जा रहा है, हर नंबर पे बच्चा करा जा रहा है, सिद्ध होता जा रहा है, बट एक नंबर ऐसा आया कि जहाँ पर ये चीज़ अस्वीकृत हो गई, मतलब मान लो एचसीएफ जो है बड़ा आ गया एलसीएम से, वैसे होता नहीं है, पर मैं एक जनरली एक बात बता रही हूँ बच्चों को, हम सोच कैसे डेवलप करेंगे उनके अंदर, उनके जो है ना एचसीएफ बड़ा आ गया तो अभी अस्वीकृत हो गया, क्योंकि मैथ्स में जो एक चीज़ है ना वो सब में सामान्यकरण उसका होना चाहिए, किसी भी एक भी चीज़ में होने से, एक्सेप्शन होने से वो चीज़ हट जाती है। अब अस्वीकृत हो गया तो फिर दोबारा से सामान्यकरण शुरू होगा, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर गणितीय सोच को प्रसिद्ध गणितज्ञ एच वयोल ने कुछ इस तरह से व्यक्त किया है, जो मैथ्स थिंकिंग होती है कैसे। गणितीय सोच से मेरा अर्थ उस तर्क रूप से है जिसके द्वारा गणित बाह्य जगत के विज्ञानों में व्याप्त हो जाता है, यहाँ तक कि मानवीय संबंधों के बारे में प्रतिदिन के विचारों में भी व्याप्त हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा ये सोच होती है कि हम जो पर्टिकुलर डेली लाइफ की हम बातें भी कर रहे हैं ना, उसमें भी हमारी मैथ्स आ जाए, जो हमारे रिलेशन है, जो साइंस है, उसमें भी हम मैथ्स के बारे में सोचने लग जाए। अतः मानसिक योग्यता जैसे सटीकता से सोचना, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, तार्किक रूप से सोचना, व्यवस्थित रूप से सोचना, ये सब क्या हमारी डेली लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये सब हमारी गणितीय सोच की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब क्या है, देखो जो गणित अधिगम है वो साधन भी है हमारा और साध्य भी है। ठीक है, साधन और साध्य दोनों के रूप में कार्य करता है। ये तार्किक और मात्रात्मक ढंग से सोचने की योग्यता विकसित करता है। प्रारंभिक कक्षाओं में गणित अधिगम बच्चों के भीतर से स्वयं उत्पन्न होना चाहिए। इस प्रकार के अनुभव रुचिकर और उनकी कल्पनाओं को चुनौती करने वाला होना चाहिए, ताकि कोई प्राकृतिक घटना का अवलोकन करते समय वो गणितीय ढंग से सोच सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैथ्स के बारे में ही जनरली बताया हुआ है। फिर ये है आपकी समरी, कि क्या समरी है इस चैप्टर की। तो गणितीय कथन को कैसे सिद्ध करते हैं। सटीकता गणित की प्रकृति है जो शुद्ध से संबंध रखता है, और इसमें शंका और संदिग्धता के लिए कोई स्थान नहीं है, नहीं मुझे इसमें डाउट है, ऐसे होता नहीं होता, ये इसमें कोई प्लेस नहीं होता। गणितीय संरचना सटीक और स्पष्ट होती है, गणितीय विद्यार्थियों को सटीक कथन निर्माण के योग्य बनाता है। गणितीय समस्या को हल करने की प्रक्रिया में परिशुद्धता और विधि तथा परिणाम में परिशुद्धता गणित की प्रकृतियों में से एक है। गणित अधिगम अमूर्तन को लक्ष्य करता है। अमूर्तता वह योग्यता है जो वर्गीकृत वस्तुओं को समूह के रूप में देखता है और कार्य करने की पहचान करता है, जिसके द्वारा वर्गीकरण को पूरा किया जाता है। ठीक है, मानव जीवन की सभी क्रियाकलापों में मैथ्स का यूज होता है, तो मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ये बात, एक गणितीय कथन को प्रमाणित करने के लिए आपको इसको सभी स्थितियों के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि कोई एक स्थिति के लिए सत्य नहीं है तो फिर ये बाकी सभी स्थितियों के लिए भी सत्य नहीं होता। ठीक है, मैं पहले भी बोल रही थी, गणितीय सोच समस्या समाधान और समस्या निर्माण से बना होता है। तो गणितीय थिंकिंग में क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, कि प्रॉब्लम कैसे बनी जाए। तो इसी वजह से तभी हमारी मैथमेटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी। और गणितीय सोच में सटीक चिंतन, तार्किक और विवेचन कौशल की आवश्यकता।
गणितीय ज्ञान दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने योग्य बनाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे अवलोकन, अनुमान लगाना, कंपैरिजन करना, वस्तुओं के मॉडल्स की कॉपी करना, जांच और त्रुटि का उपयोग, आंकड़ों व वस्तुओं का वर्गीकरण और उचित रणनीतियों का इस्तेमाल करना गणित अधिगम के द्वारा विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा NIOS ब्लॉक 1 का चैप्टर 2। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।